नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जीएस प्लेनेट पे। आज हम लोग जो है करंट अफेयर्स के टॉपिक को कवर करेंगे। जैसा कि पुराने जो सब्सक्राइबर हैं उनको पता है कि हम लोग हर वीकली करंट अफेयर्स को जो है कंप्लीट करते हैं। पिछले 3 करंट अफेयर्स के जो वीकली टॉपिक हैं वो हमने कवर ऑलरेडी कर लिया है। आज उसके सीरीज़ में चौथी बार हम लोग पढ़ेंगे। जो आज का जो टॉपिक होगा यानी कि वीकली करंट अफेयर्स का, उसमें हम लोग जो है मई 19 से लेकर मई 25 तक का यानी कि लास्ट वीक के जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहे हैं उनको कवर करेंगे, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होंगे। और ये कौन कौन से एग्ज़ाम को बेसिकली कवर करेंगे मैं आपको पहले ही बता दूं। ये आपको कवर करेंगे जितने भी बैंक एग्ज़ाम हैं, बैंकिंग के एग्ज़ाम, एसएससी के एग्ज़ाम, रेलवे के होने वाले एग्ज़ाम्स, ठीक है। इसके अलावा एमपीपीएससी के एग्ज़ाम में, यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम में ये कवर करेंगे। इसके अलावा अदर जो स्टेट सिविल सर्विसेज हैं हिंदी बेल्ट के, वहाँ पर भी ये कवर करेंगे। साथ ही साथ जो स्टेट के अपने जो वैकेंसीज़ आती हैं, जैसे एमपी में व्यापम, यूपी में यूपी ट्रिपल एससी, तो ऐसे भी एग्ज़ाम्स को भी ये कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का जो ये लेक्चर है, तो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है उस सीरीज़ में कि हाल ही में किस मंत्रालय ने समर्थ एंड ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री इनिशिएटेड समर्थ एंड ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री यानी कृषि मंत्रालय, एचआरडी मिनिस्ट्री यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मानव संसाधन विकास मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय यानी कि डिफेंस मंत्रालय। ये अभी हाल ही में चर्चा में रहा था, तो आपको बता दें इसका सही आंसर होगा एचआरडी मिनिस्ट्री। कौन सा? एचआरडी मिनिस्टर। अभी ये न्यूज़ क्या है आगे देख लेंगे। दूसरे क्वेश्चन को टेकअप कर लेते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने गोल प्रोग्राम की शुरुआत की है। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज़ स्टार्टेड अ न्यू प्रोग्राम नेम्ड गोल। फाइनेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, ट्रैवल अफेयर्स मिनिस्ट्री। तो इसकी सही आंसर क्या होगा? ट्रैवल अफेयर मिनिस्ट्री यानी आदिवासी मामलों के मंत्रालय। अब ये क्या है तो समझते हैं। जैसा कि पहला स्कीम है क्या है, समर्थ। ये जो समर्थ है क्या है समझते हैं। एमएचआरडी जो मिनिस्टर हैं, आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट कौन है, केंद्रीय मंत्री इसके कौन है, तो रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं। ये हरिद्वार, उत्तराखंड के हरिद्वार से सांसद हैं, लोकसभा सांसद हैं, ये चुने गए हैं। ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय यही संभाल रहे हैं। इनके मंत्रालय ने अभी हाल ही में कौन सा शुरुआत की है स्कीम की? समर्थ एंटरप्राइजेस। इसके अंतर्गत इसमें होगा क्या, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है, वो क्या करेगा, वो जो हायर एजुकेशन देने वाले जितने भी ऑल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर स्टूडेंट्स को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए एक तरह से ये प्रोग्राम चालू किया गया है। समझ में? हायर एजुकेशन मतलब उच्च शिक्षा के लिए जो भी विश्वविद्यालयों में दिए जा रहे हैं उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, उसको लेकर ये कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। बहुत डिटेल में इस कार्यक्रम के अंदर नहीं जाना है, आपको बस इतना पता होना चाहिए ये समर्थ स्कीम किस मंत्रालय ने शुरू किया है या किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ये शिक्षा क्षेत्र से संबंधित, और शिक्षा के अंदर कौन सा? हायर एजुकेशन यानी कि उच्च शिक्षा के अंदर संबंधित है। दूसरा जो क्वेश्चन था, ट्रैवल अफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा जो प्रोग्राम शुरुआत किया गया, गोल प्रोग्राम की शुरुआत की है। ध्यान दीजिए, यहाँ से एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाएगा कि ये अकेला ये प्रोग्राम इस मंत्रालय ने नहीं शुरू किया है, इसने जो है फेसबुक के एसोसिएशन के साथ ये शुरू किया गया है। यानी कि जो गोल प्रोग्राम की शुरुआत हुई है ट्रैवल मिनिस्ट्री के द्वारा, ये फेसबुक के पार्टनरशिप पे शुरू की गई। क्या है इसके अंदर? इसके अंदर वो क्या होगा, जो ट्राइबल यूथ्स हैं यानी आदिवासी जो नौजवान हैं उनको स्किल यानी कि स्किल डेवलपमेंट का एक कार्यक्रम है। डिजिटली कैसे स्किल किया जाए, डिजिटल मतलब समझ, जैसे कैसे उनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जोड़ा जाए, कैसे उनको जो है डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए, इस तरह की चीज़ों को प्रमोट किया जाएगा। इसीलिए देखो गोल का फुल फॉर्म भी यहाँ पर दिया गया है, गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। क्लियर हुआ? तो ये था वो जो है गोल प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। ये हमारे ट्रैवल मिनिस्टर हैं, केंद्रीय आदिवासी मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा जी। ये झारखंड से आते हैं, वहाँ के सांसद हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शेकातकर कमेटी यानी शेकातकर समिति का संबंध किस क्षेत्र से है। यह रिसेंटली न्यूज़ में था। क्रिएशन ऑफ बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि
जो सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है उसके संबंध में। दूसरा, सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ माइग्रेंट लेबर्स, यानी कि जो प्रवासी मजदूरों की समस्या है उनका समाधान कैसे किया जाए उसके संबंध में। तीसरा, क्रिएशन ऑफ मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब हेल्थ जो भी स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि दवा चिकित्सा के माध्यम के इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे इम्प्रूव किया जाए उसको लेकर, या इनमें से कोई नहीं आंसर। तो सही आंसर इसका क्या होगा? पहला, क्रिएशन ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिएशन ऑफ बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर। हमने देखिए पिछले वीक में एक न्यूज़ कवर किया था कि धारचूला और लिपुलेख को जोड़ते हुए हमने एक ब्रिज का उद्घाटन किया था, और उसका उद्घाटन किसने किया था? डिफेंस मिनिस्टर, यूनियन डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी ने किया था। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है ये शेखातकर कमेटी की सिफारिशों पर ही किया गया था। समझ में आ रहा है? तो शेखातकर कमेटी का संबंध किससे? क्रिएशन ऑफ बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर। आगे क्या है तो देखेंगे। केंद्र सरकार ने हाल ही में, सेकंड क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन, कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसेंटली ईपीएफओ यानी कि एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑफिस में कर्मचारियों के योगदान का 12% से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? 8%, 9%, 10%, 11%। ये 11% नहीं, सॉरी, ये 10% किया गया है। पहले क्या था? 12% कंट्रीब्यूट किया जाता था, अब 10% होगा। इसको थोड़ा सा समझते हैं कैसे। देखिए क्या होता है, जो भी कर्मचारी होते हैं किसी भी, मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है, क्या है ये? एम्प्लॉय है, एक मिनट, ये एम्प्लॉय है, लेकिन ये एम्प्लॉय कहाँ है? ये चाहे ये प्राइवेट एम्प्लॉय हो, चाहे ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय, बस वो क्या है कि एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा है। ऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब होता है एक संगठित क्षेत्र में काम कर रहा है। जब संगठित क्षेत्र में कोई व्यक्ति काम करता है तो उसे क्या होता है, उसको कई तरह की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिलता है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम का लाभ मिलता है, जैसे पीएफ हो गया, मेडिकल इंश्योरेंस हो गया, ग्रेचुइटी स्कीम हो गई। तो इस तरह के कई सारे स्कीम्स का लाभ मिलता है। अब जैसे क्या होता है कि मान लीजिए इसकी बेसिक सैलरी है 12,000 रुपये, ठीक है, कितनी है? 12,000 रुपये बेसिक सैलरी है। तो सब कुछ इसको उसके हाथ में नहीं मिलता, कैश इन हैंड जो होता है वो 12,000 नहीं आएगा, ठीक है। बेसिक सैलरी का लगभग 12%, लगभग का एग्जैक्ट फिगर ही होता था, 12% क्या होता था, कट जाता था इसकी सैलरी से। तो 12, अगर 12,000 का 12% देखेंगे तो लगभग 1,440 रुपये क्या होता था, इसकी सैलरी से कट जाते थे। ये कहाँ जाता था? ये एक केंद्र की संस्था है ईपीएफओ, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑफिस, वो वहाँ ट्रांसफ़र हो जाता था। समझ में आ रहा है? तो कर्मचारी का ये योगदान कहा जाता था, क्या माना जाता था कि ये इसकी सैलरी से ईपीएफ यानी कि एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड में इतना जा रहा है। क्लियर है? अब ध्यान देने योग्य बात क्या है कि जितना ये कंट्रीब्यूट कर रहा है उतना इसका एम्प्लॉयर का मतलब होगा जिस कंपनी ने इसको नौकरी दी है, उतना वो भी कंट्रीब्यूट करेगा। यानी कि अगर इसकी 1,440 रुपये कट रहे हैं तो कंपनी भी 1,440 रुपये इसको कंट्रीब्यूट करेगी। तो कुल मिला के इसको 2,880 रुपये का महीने का जो है ये पैसा किसको जमा होगा? ये ईपीएफओ में जमा होगा। अब इसे कब मिलेगा? जब ये रिटायर हो जाएगा या किसी कारणवश इसने जॉब छोड़ दी होगी, तो जॉब छोड़ने के 3 महीने 4 महीने बाद ये अप्लाई करेगा, क्लेम करेगा अपने पीएफ को। तो ये जिसका जितना भी अमाउंट, इसका खुद का 12% का जो कंट्रीब्यूशन होता है, साथ ही इसकी कंपनी ने जो जितना भी कंट्रीब्यूट किया सब मिलकर, प्लस उस समय जितना भी ब्याज चल रहा होता है, जैसे 8% के आसपास जो ब्याज चल रहा है वो ब्याज भी इसको मिलेगा। तो काफ़ी अमाउंट आपको मिल जाता है। इसलिए देखो क्या होता है, ज़्यादातर जो बेटी वगैरह की शादी करते हैं या घर लेते हैं, जब वो रिटायरमेंट उनकी एज हो जाती है तो वो पीएफ को क्लेम करने के बाद लेते हैं, क्योंकि काफ़ी अमाउंट इकट्ठा हो जाता है। अब समझ में आया? तो अब पहले इसकी दर कितनी थी, कितना कंट्रीब्यूशन होता था? 12%। अभी क्या कर दिया गया है? 10%। क्यों किया गया है? क्योंकि अभी देखिए कैश का संकट है, कोविड-19 संकट के कारण मंदी आई हुई है और कैश का संकट है। तो 10% कर देने से इससे क्या होगा? अब जाहिर सी बात है 2% एक्स्ट्रा क्या होगा, ये कैश मिल पाएगा किसको? एम्प्लॉय को। एम्प्लॉय के पास पहले से ज़्यादा पैसे आएंगे तो ये क्या करेगा? कंज्यूम करेगा। कंज्यूम मतलब उपभोग करेगा। तो उपभोग करेगा तो इससे डिमांड जनरेट होगी। डिमांड जनरेट होगी तो इससे क्या होगा? प्रोडक्शन को बल मिलेगा। प्रोडक्शन जब बल मिलेगा तो उससे रोजगार जनरेट होंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। और जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो इकॉनमी का पहिया जो रुका हुआ है, जैम हुआ है, वो थोड़ा सा आगे चलेगा। तो एक तरह का एक साइकिल की तरह से काम करता है, पूरी तरह से एक तरह से ये मल्टीप्लायर के रूप में काम करता है, इसलिए ऐसा किया गया है। समझ में आया? बाकी ये न्यूज़ की डिटेल्स आप पढ़ लीजिएगा, शेखातकर कमेटी का के बारे में पढ़ लीजिएगा, और ये जो न्यूज़ मैंने आपको डिटेल में बता दिया है ये आप पढ़ लीजिएगा। अब अगले क्वेश्चन में और चलते हैं।
हाल ही में किस मंदिर को पूर्ण रूप से सोलर ऊर्जा युक्त बनाने का प्रोग्राम शुरू किया है? विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल हैज़ बीन टेकन अप एज कंप्लीशन ऑफ सोलर एनर्जी इक्विपमेंट ऑफ सोलर एनर्जी, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पहला है इसका ऑप्शन है खजुराहो मंदिर, दूसरा ऑप्शन है कोणार्क सन टेम्पल, तीसरा है पुरी जगन्नाथपुरी और तीसरा है दिलवाड़ा जैन मंदिर। तो सही आंसर क्या था? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरा ऐसा ऑब्जर्वेशन है, ये किसी न किसी एग्जाम में पक्का ये क्वेश्चन तो आपको दिखेगा ही दिखेगा। क्लियर है? तो सही आंसर क्या है? कोणार्क का सूर्य मंदिर यानी कि सन टेम्पल, बहुत ही फेमस मंदिर है ये, इसके बारे में भी हम डिटेल देखेंगे। थोड़ा सा इनके बारे में जान लें। खजुराहो मंदिर कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में है, छतरपुर ज़िले में। मध्य प्रदेश, छतरपुर ज़िले कह रहे हैं। खजुराहो स्वयं एक ज़िला है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है क्योंकि मैं एमपी का नहीं हूँ, लेकिन मेरे अंदाज से खजुराहो ज़िला अगर नहीं है तो छतरपुर के आसपास ये होना चाहिए। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश स्टेट में, कोणार्क ये उड़ीसा में है, पुरी जगन्नाथपुरी ये भी उड़ीसा में है, और दिलवाड़ा जैन मंदिर ये कहाँ है? ये अगला क्वेश्चन भी यही है, दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पर है? ये माउंट आबू राजस्थान में। कहाँ पर है? माउंट आबू राजस्थान में। तो ये चारों मंदिर के बारे में थोड़ा सा डिटेल हो गया। अब कोणार्क सन टेम्पल के बारे में और जान लेते हैं। देखिए ये जो सन टेम्पल है ये है, इसका एग्जैक्ट फिगर है। इसमें आप लोग यहाँ देखो कोने में देखें तो यहाँ पर पहिए लगे हुए हैं। ये क्यों पहिए समझिए। देखो ये सूर्य का मंदिर है, भारत में एक ये अपने आप में जो है बड़ा यूनिक मंदिर है, क्योंकि सूर्य के मंदिर ज़्यादा आपके पास भारत में नहीं है। मेरे जान में तो ये पहला एकमात्र मंदिर है जो सूर्य का मंदिर है, और सूर्य के 7 रथ होते हैं, ऐसा मान्यता है हिंदू पौराणिक शास्त्रों के अनुसार कि सूर्य के रथ में रथ कह रहे 7 रथ नहीं, उसके रथ में 7 घोड़े होते हैं। क्लियर हो रहा है? समझ में? तो इस तरह से उसके ये पहिए बनाए गए हैं रथ की तरह से। ये इसी रथ का इस्तेमाल किया गया है। ध्यान दीजिए 10 रुपये के नोट में एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 10 रुपये नोट में जो रथ दिखाया गया है वो किस मंदिर का है? तो किस मंदिर का है? सूर्य मंदिर सन टेम्पल। इसे ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में ये भी कई बार पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज नोन एज ब्लैक पगोड़ा। ब्लैक पगोड़ा के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसका जो एक मीनार है यानी शीर्ष है, शिखर है, ये थोड़ा ब्लैकिश है, इसलिए इसको ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जानते हैं। तो इसके बारे में डिटेल हो गई। एक और चीज़ पूछा जा सकता है, ये कौन से राज्य में है? ये उड़ीसा में है, और इसे किसने बनवाया था ये भी पूछ लिया जाता है हिस्ट्री में। तो इसे किसने बनवाया था? नरसिंह वर्मन। किसने बनवाया था? नरसिंह वर्मन सेकंड ने बनवाया था। और ये ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के शासक थे। ईस्टर्न गंगा यानी पूर्वी गंगा जो एक राजवंश हुआ करता था 13वीं शताब्दी में, ये बनवाया गया था। क्लियर है? तो ये इसके बारे में हमने बात की। इस अभियान को कौन इसे सोलर ऊर्जा से संयुक्त किया जा रहा है, युक्त किया जा रहा है, यानी कि कल को जब ये प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर जो भी बिजली की ज़रूरतें हैं वो सूर्य मतलब सोलर एनर्जी से ही जनरेट कर ली जाएगी। क्लियर हो रहा है? अच्छी बात हो जाएगी। सूर्य मंदिर में सोलर ऊर्जा से जो है प्रोग्राम चलाया जा रहा है, तो बढ़िया है ये। इसके आगे और भी टेम्पल को ऐसे इसी पहल पे करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको पिछले हफ्ते भी हमने कवर किया था दूसरे तरीके से। डिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम। तो सही आंसर क्या है? असम। पिछले हफ्ते हमने कवर किया था कि डिब्रू सिखोवा एक एलिफेंट रिजर्व जो था उसको लेकर कुछ विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। विरोध प्रदर्शन क्या है कि एक्चुअल में जो है वहाँ पर कुछ जो है हाइड्रोकार्बन मतलब चाहे वो पेट्रोलियम गैस या पेट्रोलियम के तेल के रिजर्व वहाँ पर हैं। असम में डिब्रूगढ़ क्षेत्र है जो ज़िला है, वहाँ पर एक तरह से क्या बोल सकते हैं उसको, हाइड्रोकार्बन फ्यूल के जो है रिज़र्व हैं वहाँ पर, और उसको एक्सप्लोर करने के लिए ठेका दिया गया है। और उसको ठेका देने से पहले पर्यावरण मंत्रालय से उसकी मंजूरी लेनी आवश्यक होती है। तो पर्यावरण मंत्रालय ने मंजूरी दे दी थी, जिसका स्थानीय समुदायों ने विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया था। वो नहीं चाहते कि यहाँ पर किसी प्रकार का पावर प्लांट लगे जिससे हाइड्रोकार्बन को वहाँ पर यूटिलाइज़ किया जाए। ऐसा उनका मानना है कि इससे वहाँ के पर्यावरणीय जो संसाधन है उनके ऊपर दबाव पड़ेगा या सब पर्यावरण का संकट उत्पन्न होगा। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है डिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क या एलिफेंट रिजर्व, दोनों पूछा जा सकता है। किस राज्य में है? असम में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री व्यय बंधन
योजना को कितनी अवधि के लिए एक्सटेंड यानी कि विस्तारित कर दिया गया है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष और 14 वर्ष। सही आंसर इसका क्या होगा? 3 वर्ष। अब ये स्कीम क्या है देख लेते हैं। गवर्नमेंट एक्सटेंड प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना बाय 3 ईयर्स टिल मार्च 23। ये योजना 2020 तक समाप्त हो रही थी, अभी इसको बढ़ाकर 2023 तक कर दिया गया है। अब ये योजना है क्या? प्रधानमंत्री व्यय वंदन योजना की शुरुआत 4 मई 2017 को भारत सरकार द्वारा देश के वरिष्ठ नागरिकों के लिए किया गया, यानी सीनियर सिटीजन जो है उनके लिए किया गया। यह एक तरह का पेंशन स्कीम है, एग्जाम में पूछा जा सकता है प्रधानमंत्री व्यय वंदन योजना का संबंध किससे है, तो ये वरिष्ठ नागरिकों यानी सीनियर सिटीजन को एक पेंशन उनको देने के लिए उनको पेंशन देने के लिए स्कीम है। इस योजना के अंतर्गत 60 साल के या उससे अधिक वर्ष के जो सीनियर सिटीजन हैं उनको मासिक पेंशन का विकल्प दिया गया है, जो उन्हें 10 वर्षों तक 8% का ब्याज मिलेगा। मतलब समझ रहे हैं, उनका कुछ कंट्रीब्यूशन होगा, कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे, उसके बाद जब वो सीनियर सिटीजन हो जाएंगे तो उसके बाद उनको 10 वर्षों तक 8% जितना भी उन्होंने कंट्रीब्यूट किया होगा उसका 8% इंटरेस्ट के साथ उनको भुगतान किया जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो इस तरह की ये एक वॉलंटरी स्कीम है जिसका नाम है प्रधानमंत्री व्यय वंदन योजना। इसी से मिलती जुलती एक योजना है प्रधानमंत्री मातृ बंधन योजना। वो मातृत्व सुरक्षा यानी मैटरनिटी रिलीफ को प्रोवाइड करने के लिए किया गया है। उसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, नहीं तो कभी किसी न्यूज़ में आएगा तो उसे कवर कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कोकेशी डॉल चर्चा में रही है या किस देश से संबंधित है? क्लियर है? एग्जाम्पल है और मतलब ऑप्शन है जापान, दक्षिण कोरिया यानी साउथ कोरिया, चाइना, हांगकांग। सही आंसर इसका क्या होगा? जापान। ये क्या है कोकेशी डॉल? आगे देख लेंगे। लिपू लेक, अगला क्वेश्चन, लिपू लेक काला पानी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिपू लेक व काला पानी को लेकर हाल ही में किस देश के साथ भारत के सीमा विवाद यानी कि जो बाउंड्री कन्फ्लिक्ट है वो शुरू हुआ है? बाउंड्री डिस्प्यूट जो शुरू हुआ है वो किस देश के साथ शुरू हुआ है? भूटान, चाइना, बांग्लादेश या नेपाल? इसका आसान सा क्वेश्चन है नेपाल। ये दोनों क्वेश्चन का थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। देखिए ये है वो डॉल जिसका नाम क्या है? कोकेशी डॉल। ये जापानीज डॉल है। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म्स ऑफ डॉल्स इन वर्ल्ड। मतलब पूरी दुनिया में जो भी डॉल बनाई जाती हैं उनमें से ये सबसे पुराना मॉडल है बिकम फेमस आइकन ऑफ जापानीज कल्चर। ये जापान की कल्चर का एक तरह का सिंबल है। जैसे अपने यहाँ वो बुढ़ा, लाफिंग बुढ़ा है ना, वो मूर्तियाँ रखी जाती है, उसे शुभ माना जाता है, वो भारतीय कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे जापानीज़ लोग इस स्टैचू को रखते हैं, वो जापानीज़ कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। ये सिंगल पीस ऑफ वुड का बना होता है, इंपॉर्टेंट है, एक ही लकड़ी का बना हुआ है, ये एक मोनो वुड है, ये समझ में आ रहा है? तो इससे बनाया गया होता है। तो यही है कोकेशी डॉल। ठीक है, ये वहाँ पर अभी पॉपुलर, इसे जापानीज़ कल्चरल आइकन के रूप में इसे पॉपुलैरिटी मिली है, इसलिए एग्जाम में पूछा जा सकता है कोकेशी डॉल। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हमने कवर किया था कि नेपाल ने अभी हाल ही में क्या किया है, अपना जो मैप बनाया है, अपना जो उनका आधिकारिक मैप है, उसने जो काला पानी जो कि एक भारतीय क्षेत्र है भारत के अनुसार, और लिपू लेक उसको अपने मैप में उसने दर्शा दिया है। मतलब इसको उसने काटकर अपने मैप में दर्शा दिया है, जिसका भारत सरकार ने तीव्र विरोध जताया हुआ है। एक्चुअल में हुआ क्या है, इसका एक लंबा इतिहास है। जब 1816 में ब्रिटिश रूल हुआ करता था भारत में, तो जो है उन्होंने नेपाल पर आक्रमण कर दिया था। तो आक्रमण में क्या हुआ था, ये जो क्षेत्र था, ये वाला क्षेत्र, इस पर नेपाल का शासन कभी हुआ करता था, तो ये क्षेत्र हार गए थे वो लोग। तो हारने के बाद क्या हुआ था, 1816 में सुगौली की एक संधि हुई थी, हिस्ट्री में आप लोग पढ़ेंगे सुगौली की संधि यानी कि ट्रीटी ऑफ सुगौली। तो जो सुगौली की संधि हुई थी उसके बाद ये बाउंड्री जो है निर्धारित किया गया था। वो हुआ क्या था कि यहाँ पर काली रिवर बहती है, यहाँ पर क्या है, काली रिवर। इसका जो पश्चिमी क्षेत्र था उसको जो है वो भारत का क्षेत्र माना गया, और इसका जो पूर्वी क्षेत्र था वो नेपाल का क्षेत्र माना गया है। अब हुआ क्या है कि काली जो क्षेत्र है उसका जो ओरिजिन है उसको लेकर विवाद है, क्योंकि क्या होता है, जो बसंत का मौसम होता है और जब समर का मौसम होता है यानी कि गर्मी सीजन होती है या ठंडी सीजन होती है, तो उसका जो कोर्स है वो बदल जाता है। जब कोर्स बदल जाता है तो उसको लेकर हुआ क्या है, तो विवाद की स्थिति बनी हुई है। भारत लिपू लेक और जो है काला पानी और एक क्षेत्र और है उसको अपना बताता है, क्योंकि उसका मानना है कि ये काली रिवर के पश्चिम में स्थित है। नेपाल उसे अपना बताता है कि उसका ये कहना है कि चूँकि स्प्रिंग में मतलब बसंत सीजन में काली रिवर थोड़ा सा इधर आ जाती है, इसलिए वो भारत क्लेम कर रहा है, जबकि उसका ओरिजिनल जो भी
कोर्स था वो ऐसे था। तो दोनों का अपना अपना स्टैंड है, दोनों के अपने अपने दावे हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, मैंने आपको थोड़ा सा विवाद क्यों है ये बता दिया है। बस आपको इतना जानने की ज़रूरत है कि किसके बीच विवाद है। और एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है सुगौली ट्रीटी ऑफ सुगौली ये किस देश के साथ हुआ था। ये ब्रिटिश सरकार जब भारत में थी उसके साथ और नेपाल के साथ हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए जापान के बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए। जापान एक एशियन कंट्री है। ठीक है, इसकी कैपिटल क्या है? टोक्यो है। इसका करेंसी क्या है? जापानीज़ येन है। ये समझ में आया, जापानीज़ येन। और प्राइम मिनिस्टर उसके शिंजो एबे हैं। नेपाल की बात करते हैं, नेपाल की राजधानी काठमांडू है। वहाँ की करेंसी नेपालीज रुपीज़ है। उसके प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी और उसके प्राइम मिनिस्टर हैं के पी ओली ये प्राइम मिनिस्टर हैं वहाँ पे। थोड़ा से ये कम्युनिस्ट लीडर हैं वहाँ के। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन। हाल ही में भारत में पहला बैंक वह कौन सा पहला बैंक है जिसने ज़ीरो कॉन्टैक्ट वीडियो KYC यानी नो योर कस्टमर स्कीम की शुरुआत की है? ICICI, HDFC, कोटक महिंद्रा या IDBI? सही आंसर इसका क्या है? कोटक महिंद्रा। ये ज़ीरो कॉन्टैक्ट वीडियो KYC है क्या? तो इसको समझ लेते हैं। KYC का मतलब होता है नो योर कस्टमर। अब होता क्या है, RBI की गाइडलाइंस के अनुसार जितने भी बैंक हैं जब वो किसी कस्टमर का खाता खोलते हैं, अकाउंट खोलते हैं, तो उसमें क्या होता है, ये वर्ड मिलता ही नहीं है जल्दी, एनोनिमिटी ना रहे, मतलब इतने ज़्यादा संदिग्ध ना रहे केसेस। पूरा क्लियर इन्फॉर्मेशन बैंक के पास होना चाहिए कि जिस व्यक्ति का अकाउंट खोला जा रहा है उसके पास क्या भारतीय नागरिकता है, उसके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका पता क्या है, रेजिडेंस प्रूफ है। तो ये सारा कुछ डिटेल्स बैंक को सबमिट करने होते हैं, तब जाके वो अकाउंट खोलते हैं। नहीं तो उसका मिसयूज हो सकता है टेररिज्म में या मनी लॉन्ड्रिंग के केस में या अन्य किसी अदर इलीगल एक्टिविटीज़ में उस अकाउंट का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो उसको संभावित रूप से रोकने के लिए KYC स्कीम चलाई जाती है, जिसमें सभी बैंकों को अपने कस्टमर की डिटेल को इकट्ठा करने के लिए RBI निर्देश देता है। अब होता क्या है, जब भी KYC होता है तो सॉफ्ट कॉपी नहीं हार्ड कॉपी जमा कराई जाती है। तो हार्ड कॉपी क्या होती है, ये आपको कांटेक्ट करना पड़ता है। लेकिन अभी कोविड-19 का संकट चल रहा है, जिसमें हम लोग जो है एक सामाजिक दूरी यानी सोशल डिस्टेंस को मेंटेन कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या किया गया है, ज़ीरो कॉन्टैक्ट वीडियो KYC की शुरुआत की है। वो वीडियो के माध्यम से KYC यानी कि जो KYC नॉर्म्स है, नो योर कस्टमर्स नॉर्म्स है, उसको फुलफिल कराया जाएगी। ये कोटक महिंद्रा ने शुरुआत किया, बाकी और भी बैंक इस कड़ी में हैं जो इसको शुरुआत कर सकते हैं। अब आप होपफुली समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नाबार्ड ने कोऑपरेटिव बैंक व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को कितनी राशि की नगद सुविधा उपलब्ध कराई है? 12,500 करोड़ रुपए, 13,000 करोड़, 15,000 करोड़ रुपए, 20,000 करोड़ रुपए? सही आंसर क्या है? पहला 12,500 करोड़ रुपए। ये क्या है समझ लेते हैं। देखिए इस न्यूज़ के बारे में हमने आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको बता दिया कि नाबार्ड देखो क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। इसके चेयरपर्सन हर्ष कुमार भानवाला थे, लेकिन अभी रिसेंटली बदल गए हैं, इसलिए यहाँ पर मैंने बता दिया है। इसके न्यूली अपॉइंटेड जो चेयरमैन है उनका नाम है गोविंदा राजुलू चिंताला। ये इसके नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। नाबार्ड का बेसिक उद्देश्य क्या है? ये ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए फंडिंग करती है। समझ में आया? रूरल डेवलपमेंट यानी कि कृषि क्षेत्र हो गया या पशुपालन का क्षेत्र हो, जो गाँव के व्यवसाय या उद्योगों को बढ़ावा दे, उसके लिए ये फंडिंग करती हैं। तो इसीलिए इसने क्या किया है, कोऑपरेटिव बैंक और रीजनल रूरल बैंक यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को ये क्या करती है, फंडिंग करती है। ये क्या करती है कि ये किसानों को डायरेक्ट फंडिंग नहीं करती। ये नाबार्ड किसको फंडिंग करेगी? कोऑपरेटिव बैंक और रीजनल रूरल बैंक यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को फंडिंग करते हैं, और ये जाके आगे जो किसान हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, उनको फंडिंग करते हैं। तो ये इनडायरेक्टली फंडिंग करती है। समझ में आ गया? तो ये था नाबार्ड के बारे में। पिछले लेक्चर में भी मैंने समझाया था, इस बार में भी मैंने इसको समझा दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में RBI ने रेपो दर को घटाकर कितना कर दिया है? 5%, 4.5%, 4% या 3.5%? सही आंसर क्या है? 4%। अब ये रेपो रेट है क्या, कैसे ये इकॉनमी को इफेक्ट करता है, ये आगे देखेंगे। हाल ही में किस संस्था ने शॉप्स नामक ई कॉमर्स वेंचर यानी ई कॉमर्स एक जो है
वेंचर को क्या बोलेंगे, एक तरह सा एक्टिविटी है, शुरू किया है गूगल, ट्विटर, फेसबुक या फ्लिपकार्ट। सही आंसर क्या है, फेसबुक। अब ये दोनों न्यूज़ क्या है समझ लेते हैं। सबसे पहले ये छोटा सा न्यूज़ है, इसको समझ लेते हैं। फेसबुक लॉन्चेस शॉप्स फॉर फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। ये है क्या, एक तरह का ई कॉमर्स वेंचर है, ताकि जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उनको जो है एक ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराया जाए शॉपिंग के लिए। तो इसी तरह का कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। ये बस इतना ही है। अगला है जो आरबीआई कट्स रेपो रेट बाय 40 बेसिस पॉइंट, अब वो 4% कर दिया है। रेपो रेट पहले क्या हुआ करता था, 4.4% था। अब उसमें क्या किया, 40 बेसिस पॉइंट यानी कि 0.40% की कटौती करके अब इसे कितना कर दिया गया है, 4% कर दिया है। और साथ ही साथ इसने रिवर्स रेपो रेट को कितना कर दिया है, 3.5% कर दिया है। क्लियर है। हाँ, आरबीआई गवर्नर कौन है इस समय, शक्तिकांत दास। ठीक है। तो ये उन्होंने ये निर्देश दिया है और इस प्रकार से रेपो रेट घटकर 4% पे आ गया है और रिवर्स रेपो रेट 3.35% पर आ गया है। अब ये रिवर्स रेपो रेट या रेपो रेट होता क्या है, देखो रेपो रेट क्या है, एक तरह का शॉर्ट टर्म लेंडिंग स्कीम है। इसमें होता क्या, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है, कॉमर्शियल बैंकों को क्या करती है, लोन देती है। तो रेपो रेट है क्या है, जिस दर पर, ध्यान दीजिए, जिस दर पर आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म ऋण प्रदान करती है उस रेट को रेपो दर कहा जाता है। ऐसे कैसे समझिए, जैसे मान लीजिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 10 रुपये का लोन दिया, किसको, किसी बैंक को, तो अगर 1 रुपया वहाँ पर इंटरेस्ट ले रही है तो जो इंटरेस्ट है वही क्या कहलाएगी, रेपो रेट। ध्यान दीजिए यहाँ पर एक वर्ड है कि ये शॉर्ट टर्म लोन होना चाहिए। लॉन्ग टर्म लोन जो होता है वो बैंक रेट पे दिया जाता है, वो बैंक दर पे दिया जाता है। क्लियर है। हाँ, अब कभी कभी क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है, लोन लेती है कॉमर्शियल बैंक से। तो जब कॉमर्शियल बैंक से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लोन लेती है तो जिस रेट पर लेती है उसे रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य को एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने 145 मिलियन यूएस डॉलर का ऋण सिंचाई विकास यानी इरिगेशन डेवलपमेंट के लिए दिया है, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा। सही आंसर है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने प्रवासी मजदूरों की सहायता के लिए चरण पादुका योजना की शुरुआत की है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। सही आंसर क्या है इसका, मध्य प्रदेश। अब ये दोनों न्यूज़ के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है, कि क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। ये स्कीम है किस राज्य ने शुरू किया, एग्जाम में पूछा जा सकता है। वेस्ट बंगाल, जिसके गवर्नर कौन है, जगदीप धनखड़ जी हैं, इनके मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी जी। कैपिटल क्या है, कोलकाता है। वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करें तो इसमें नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो बुक्सा नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, बुक्सा है। बुक्सा के अलावा सुंदरबन है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। सुंदरबन या बुक्सा नेशनल पार्क किस राज्य में है, वेस्ट बंगाल में है। ऐसे ही मध्य प्रदेश के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, कैपिटल भोपाल, चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी और गवर्नर लालजी टंडन है। और लालजी टंडन जी हैं, इनके इसमें कई सारे नेशनल पार्क हैं, जैसे जो है पन्ना नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, और क्या कहते हैं डिंडोरी में कौन सा, फॉजिल नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क। तो ऐसे ऐसे करके ढेर सारे नेशनल पार्क हैं। और साथ ही साथ मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट है, क्योंकि भारत में जितने भी टाइगर की जनसंख्या है मध्य प्रदेश सर्वाधिक है। अभी हाल ही में रिसेंट जो टाइगर पॉपुलेशन का सेंसस हुआ था उसके अनुसार मध्य प्रदेश में अभी 526 टाइगर मौजूद है और कर्नाटक दूसरे स्थान पे 524। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस नामक पहल की है, पंजाब, केरल, जम्मू एंड कश्मीर, हरियाणा। सही आंसर है जम्मू कश्मीर। ये क्या है बीट द स्ट्रेस, देखिए क्या हो रहा है, कोविड-19 का संकट गहराता जा रहा है, लोग स्ट्रेस में आ गए हैं। स्ट्रेस मतलब थोड़ा सा टेंशन में आ गए हैं, तनाव में आ गए हैं। तो इस तनाव को, और स्ट्रेस का मतलब होता है प्रतिबल, इस तनाव और प्रतिबल की स्थिति को दूर करने के लिए, लोगों को मोटिवेट करने के लिए सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस नामक इनिशिएटिव की शुरुआत की गई है जम्मू एंड कश्मीर सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए रीस्टार्ट अभियान की शुरुआत की है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या तमिलनाडु। भारत सरकार ने ऑलरेडी 3 लाख करोड़ रुपए का जो है एक तरह के फंडिंग की कोशिश की है, पैकेज दिया है 3 लाख करोड़ रुपए का,
जिसमें वो एमएसएमई आसान शर्तों पर ऋण प्राप्त कर सकते हैं। एमएसएमई सेक्टर क्या होता है? अच्छा, सही आंसर इसका क्या है? आंध्र प्रदेश है। एमएसएमई सेक्टर हमने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, पिछले करंट अफेयर्स की स्लाइड में। ये क्या होते हैं? छोटे उद्योगों के समूह को एमएसएमई कहा जाता है, जिसमें माइक्रो, स्मॉल, मीडियम इंटरप्राइजेस इसे कहा जाता है। माइक्रो स्केल की जो इंडस्ट्री होती है, यानी सूक्ष्म उद्योग किसे कहा जाता है? जिसमें जो इन्वेस्टमेंट होता है 1 करोड़ रुपए का होता है तथा उसका टर्नओवर कितना होता है? 10 करोड़ रुपए तक का, सॉरी 5 करोड़ तक का होता है। क्लियर है? 5 करोड़ तक का टर्न, ध्यान दीजिए दो, इसमें क्या है? माइक्रो की बात करें, इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ का और टर्नओवर 5 करोड़ का, ठीक है। माइक्रो स्मॉल की बात करें, इसमें इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ का और टर्नओवर 50 करोड़ का होना चाहिए। और मीडियम की अगर हम बात करें तो इसमें इन्वेस्टमेंट जो है 20 करोड़ का होना चाहिए और टर्नओवर 100 करोड़ का होना चाहिए। तो इसकी डेफिनेशन को अभी जो है सुधारा गया है, इसमें इसे क्या बोलेंगे, रिवाइज किया गया है इसके डेफिनेशन को। एग्जाम में वो भी पूछा जा सकता है। तो ये स्कीम थी रीस्टार्ट, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ये पूरा मैंने डिटेल दिया है। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो इसकी कैपिटल क्या है? इसमें विंटर कैपिटल इसकी जम्मू है, समर कैपिटल श्रीनगर है, क्योंकि ये अल्टरनेटिव रूप से ये बदलता रहता है। और इसमें जो इस समय कोई मुख्यमंत्री है नहीं, क्योंकि जम्मू कश्मीर को अब यूनियन टेरिटरी के रूप में बदल दिया गया है। आर्टिकल 370 को रिवोक कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर है जो है जीसी मुर्मू। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मतलब उपराज्यपाल। देखिए, जो यूनियन टेरिटरी होती हैं और ऐसी यूनियन टेरिटरी जिसमें विधानसभाएं होती हैं, वहाँ के जो राज्यपाल होते हैं उनको उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाता है। जैसे दिल्ली में है और पुदुचेरी में। पुदुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी जी हैं और दिल्ली की कौन है? अनिल बैजल जी। एग्जाम में पूछा जा सकता है। और आंध्र प्रदेश की बात कर दे तो आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन जी वहाँ के गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं। और चीफ मिनिस्टर कौन है? YS जगनमोहन रेड्डी। और कैपिटल क्या है? अमरावती। अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश की सरकार ने 3 कैपिटल बनाने का प्रपोजल दिया था। पहला उसे क्या होगा? एक जुडिशियल कैपिटल होगा, जिसे वो कन्नूर ले जा रही है, जुडिशियल कैपिटल। एक एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल होगा, यानी प्रशासनिक कैपिटल, वो उसे विशाखापट्टनम ले जा रही है। और अमरावती के अंदर जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधानसभा होगी। ऐसा उन्होंने घोषणा की है। देखते हैं कब ये इम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने राजीव गांधी न्याय योजना की शुरुआत की है? पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान और केरल। देखिए, चारों में कांग्रेस शासित सरकारें हैं, इसलिए मैंने ये ऑप्शन दिया है। सही आंसर क्या होगा इसका? छत्तीसगढ़। आगे देखेंगे इस योजना के बारे में। हाल ही में किस कंपनी ने ऑनलाइन स्टोर ऑर्डर मी की शुरुआत की है? डाबर, वैद्यनाथ, पतंजलि या झंडू? सही आंसर क्या है इसका? पतंजलि। ये दोनों न्यूज़ क्या है देखिए। छत्तीसगढ़ ने अभी हाल ही में 3-4 दिन पहले राजीव गांधी किसान न्याय की योजना की शुरुआत की है। इसका जो टोटल बजट है वो 5700 करोड़ का है। इसमें क्या किया जाएगा कि किसानों को बुआई के पहले ही क्या किया जाएगा? कुछ कैश का भुगतान कर दिया जाएगा किसानों को क्या किया जाएगा? कैश भुगतान पहले ही कर दिया जाएगा, ताकि वो जो है एक तरह से जो है फसल की बुआई आसानी से कर सके। उनको एक तरह से इंसेंटिवाइज करने का ये प्रोग्राम है। 5700 करोड़ रुपए का ये प्रोग्राम है। इसके पूरे डिटेल्स अभी भी पूरी तरह से आए नहीं हैं। हालांकि जो छत्तीसगढ़ की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको डिटेल जानने की ज़रूरत है, बाकी अन्य स्टेट को इतना जानने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना है, उनको पता होना चाहिए कि जो है ये छत्तीसगढ़ की योजना है। ये एक तरह से कैश ट्रांसफ़र योजना है फार्मर्स को, उनको इनकरेज करने के लिए। इसे राजीव गांधी नाम क्यों दिया गया? क्योंकि ये 21 मई को लॉन्च की गई थी। 21 मई जो कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि है, उनका डेथ एनिवर्सरी है। उन्हीं को एक तरह से रिमार्क करने के लिए ये योजना की शुरुआत वहाँ पर की गई है। और बाबा रामदेव की जो कंपनी है पतंजलि, उसने एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है जिसका नाम क्या है? ऑर्डर मी। ये उसका जो है फोटो है, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू किस देश के लगातार 5वीं बार प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं? इजराइल, लेबनान, फिलिस्तीन या जॉर्डन? सही आंसर क्या है इसका? इजराइल जो है ये इजराइल क्या है आगे देखेंगे। हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन जी को किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की सभा का चेयरमैन चुना गया है? WTO, यूनेस्को, यूनिसेफ और WHO? सही आंसर क्या है? WHO।
WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका गठन कब हुआ था? 1995 में जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। यूनेस्को, इसका गठन कब हुआ था? याद नहीं आ रहा है मुझे, लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? फ्रांस, पेरिस में है। यूनिसेफ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। और WHO, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में है। WHO जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 में हुई थी। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू, ये प्राइम मिनिस्टर है इसराइल के। इसराइल बड़ा ही खतरनाक देश है। खतरनाक देश इसलिए क्योंकि इसके चारों ओर जो बाउंड्री आपको दिख रही है, चाहे इजिप्ट यानी मिस्र देश हो, जॉर्डन हो, सीरिया हो, लेबनान हो, ये चारों देश इसके दुश्मन देश माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? दुश्मन देश। ये इसराइल यहूदियों का देश है, बाकी सब जिसके चारों ओर इस्लामिक कंट्रीज़ हैं। और यहाँ आपको यहाँ पर एक हल्का सा दिख रहा होगा गाजा स्ट्रिप, जो कि फ़िलिस्तीन एक दूसरा देश है वो संभालती है। फ़िलिस्तीन और इसराइल के बीच बहुत तगड़ा सीमा विवाद है। जिस तरह भारत और पाकिस्तान हमेशा लड़ते रहते हैं, वैसे ही इसराइल और फ़िलिस्तीन हमेशा लड़ते रहते हैं। इसराइल बहुत ही टैक्टिकली स्ट्रॉन्ग देश है। वो क्या करता है, किसी भी देश की नहीं सुनता है। जब उसको अपने राष्ट्रीय हित संकट में नज़र आते हैं तो वो अटैक को ही हथियार बनाता है। उसका कहना है अटैक इज़ द बेस्ट डिफेंस, और वो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाता है अगेंस्ट टेररिज्म। तो ये इसराइल की कहानी है। इसराइल जो है, इसराइल और फ़िलिस्तीन का जो विवाद है 1922 से चल रहा है, आज तक चल रहा है, वो निपटारा नहीं हुआ है। इसके विवाद के बारे में जो है जिनको पढ़ना है वो ज़रूर पढ़ लेंगे। UPSC वगैरह जो एग्ज़ाम दे रही है, MPPSC या सिविल सर्विस के कोई भी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, वो इसराइल और जो है क्या कहते हैं कि फ़िलिस्तीन का जो विवाद है, उसका जो डिस्प्यूट है, उसके सभी चरणों में, उसमें ओस्लो एकॉर्ड क्या था, ओस्लो समझौता जो था वो क्या था, वो सब आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। वही लास्ट जो न्यूज़ था, हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन जी को क्या किया गया है? WHO की जो 73rd वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो ऑर्गेनाइज की जा रही है, उसका चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो आज के लिए मित्रों इतना ही। थैंक यू ऑल। अगर कहीं पर किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने डाउट को कमेंट कर सकते हैं, मैं उसे क्लियर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू ऑल, दैट्स ऑल फॉर टुडे।